Hello guys, once again welcome back to all of you in my YouTube channel Maths Point for JEE. I am Engineer Manish Kumar. Today I am going to discuss lecture 14 of calculus. In this lecture I am going to discuss what is periodic function and what is its periodicity. और आज मैं आप लोग को फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा कि क्या होता है फंक्शन और उसका पीरियोडिसिटी क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड्स क्या होते हैं, किस फंक्शंस के पीरियड डिफाइन किए जा सकते हैं और किस फंक्शंस के पीरियड डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जितने भी पॉसिबल टाइप के पीरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा वो सभी क्वेश्चंस भी आज हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियोडिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशंस बता देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होता है तो वो किस तरह से अपने पीरियड में उसका ग्राफ रिपीटेड होता है। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोग को डिस्कस करना है। उसके बाद IITs के क्वेश्चंस जो कि पीरियोडिसिटी से रिलेटेड जी मेन में एडवांस में पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक फंक्शन का तो देखिए पीरियोडिक फंक्शन y इक्वल टू fx इज said to be periodic function if f of x plus t equal to fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f होना चाहिए। ये देखिए इसका डेफिनेशन है, कहता है कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू fx अगर पीरियोडिक होगा तब क्या होगा, f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू fx होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f के लिए। तो ये देखिए ये अब इसमें t क्या है, तो t यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। तो वेयर लिस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ टी इज लिस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ टी फ्री फ्रॉम एक्स और एनी वेरिएबल भी कह सकते हैं, फ्री फ्रॉम एक्स इज called fundamental period of the function y is equal to fx। तो y is equal to fx का क्या होगा, t जो होगा वो फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा। t का कौन सा वैल्यू, वेयर लिस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ t फ्री फ्रॉम x। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि t का कौन सा वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू और फ्री फ्रॉम x, यानी उसमें x यानी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी t का कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, x से फ्री होना चाहिए। तब वैसे हम लोग वैल्यू को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन, या सिंपली उसको पीरियड भी कहा जाता है। तो किसी फंक्शंस का पीरियोडिक होने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो यह है कि इस तरह के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको सेटिस्फाई करेगा तब आप कह सकते हैं कि फंक्शन पीरियोडिक है, अदरवाइज आप लोग बोलिएगा कि फंक्शन इज़ नॉट पीरियोडिक। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं डेफिनेशन कि क्या होता है, और यहाँ पे ये भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि टी जो होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए और लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग अब समझ चुके हैं कि पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे हाउ टू फाइंड पीरियड का बात करें, अगर हाउ टू फाइंड पीरियड कैसे किसी फंक्शन का फाइंड करते हैं, तो सिंपल स्टेप है, 2 से 3 स्टेप में हम लोग पीरियड फाइंड कर लेते हैं किसी भी फंक्शन का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप है राइट इक्वेशन f of
टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिख डालिएगा। ठीक है, फिर क्या करिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। राइट इक्वेशन दिस एंड सॉल्व इट फॉर टी। टी के लिए इसको सॉल्व करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ टी फ्री फ्रॉम एक्स is called fundamental period or simply period of the function list positive real value free from x is called fundamental period of the function। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए नोट करते हैं क्या है, इफ़ t इज़ नॉट फ्री फ्रॉम x, अगर t को आप x से फ्री नहीं फाइंड कर पाते हैं, देन द फंक्शन इज़ नॉट पीरियोडिक। इफ़ b can't find value of t free from x, then function is not periodic। तब कहता है कि फंक्शन आपका पीरियोडिक नहीं कहलाएगा। तो यही पॉइंट्स है जिसको हम लोग को समझना है, तो इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन पीरियोडिक तभी कहलाएगा जब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स को फॉलो करेगा। इसको फॉलो करने से केवल काम नहीं चलेगा, यहाँ से फिर टी का वैल्यू आपको मिलना चाहिए। टी का वैल्यू कैसा होना चाहिए, रियल पॉजिटिव होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए। टी के उसी वैल्यू को यानी कि लिस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू को ही हम लोग फंक्शन एफ का फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। तो ये सिंपल 3 स्टेप है। इस इक्वेशन को लिख देना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके टी का वैल्यू निकालना है। टी का वैल्यू मिल जाएगा तो उस सभी टी के वैल्यू में से जो लिस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू होगा और जो कि एक्स से फ्री होगा वही इस फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से टी का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट हो और साथ में लिस्ट पॉजिटिव हो, तब वैसे कंडीशन में हम लोग कह देते हैं कि फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं होगा। यानी पीरियोडिक होने के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि टी होना चाहिए फ्री फ्रॉम एक्स। तो इसको नोट करिए और इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिल रहा है कि फाइंड पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इफ़ पीरियोडिक। अगर साइन एक्स पीरियोडिक है तो इसका पीरियड फाइंड कीजिए, क्या होगा। तो पीरियड का मीनिंग ही होता है फंडामेंटल पीरियड। याद रखिएगा, फंडामेंटल पीरियड को ही हम लोग पीरियड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स आपके पास गिवन है साइन एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड्स क्या कहता है कि फंक्शन को आप इस फॉर्मेट में लिखिए, एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिखें। तो ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ एफ एक्स मालूम है, एक्स के जगह पे आपको क्या पुट करना है, टी प्लस एक्स। तो यहाँ आ जाएगा साइन टी प्लस एक्स इक्वल टू राइट साइड में एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिएगा ट्रिगोनोमेट्री से, तो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, टी प्लस एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू एक्स। ये देखिए यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किए हैं, ये फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू, अगर साइन अल्फ़ा है थीटा का वैल्यू होता है एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फ़ा, वेयर एन जो होता है वो एक इंटीजर होता है। तो इसी फार्मूला का हेल्प लेकर के यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखें। अब यहाँ से हम लोग को टी फाइंड करना है, तो एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू एक्स माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ से टी का वैल्यू कहता है कि वो वैल्यू सेलेक्ट करना है जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, एंड लिस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एन का वैल्यू 0 पुट करते हैं और देखते हैं कि टी क्या मिलता है। तो 0 पुट करने पे यहाँ टी 0 मिलता है। एन का वैल्यू 1 पुट करिए और देखिए टी क्या मिला, तो 1 पुट करने पे पाई माइनस 2x मिलता है।
n का वैल्यू 2 पुट करने पे t का वैल्यू हम लोगों को 2 पाई मिलता है। और इसी तरह से अगर n का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो t का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल जाता है, 3 पाई मिल जाता है। और 3 पाई माइनस देख लीजिएगा, 3 पुट करने पे 3 पाई और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी -2x मिल जाता है। n का वैल्यू 4 पुट करने पे t का वैल्यू 4 पाई। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि t का वैल्यू क्या क्या मिला। t का वैल्यू 0 मिला, फिर पाई -2x मिल रहा है, फिर यहाँ 2 पाई मिल रहा है, फिर यहाँ पे 3 पाई -2x मिल रहा है, फिर इस तरह से 4 पाई मिल रहा है और इस तरह से बहुत सारा वैल्यू आपको t का मिल जाता है। अब देखिए जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पीरियड जो होता है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो 0 तो नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि जो आपका पीरियड होना चाहिए वो लिस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। यहाँ पे x है इसमें, तो ये भी पीरियड आपका नहीं होगा। ये देखिए ये पॉजिटिव भी है, साथ में लिस्ट भी है, क्योंकि इससे बड़ा देखिए 4 पाई है और ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि उसमें आपका x है। तो इस तरह से आपका लिस्ट पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई ही पीरियड हो जाएगा। तो इस तरह से sin x का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई आपको मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से ये मेथड फॉलो करके पीरियड फाइंड कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। अभी हम लोग एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट किए हैं, तो इसको नोट करिए और cos x का पीरियड अभी कैलकुलेट कीजिए। सेकंड है हम लोग को y = cos x का पीरियड अगर फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं f(x) का वैल्यू आपके पास cos x है, तो आपका f(x + t) = f(x) का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इसको लिखिए, तो cos t + x = cos x। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा t + x = 2n पाई ± x। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू मिल गया 2n पाई और यहाँ ±x -x। अभी यहाँ से अगर n का वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो t का वैल्यू क्या मिल जाता है, 2n पाई मिलता है। सॉरी 0 पुट करने पे हम लोग को ±x -x मिल जाता है। तो यहाँ से आपको एक तो 0 और सेकंड -2x मिलता है। n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो t का वैल्यू 2 पाई ±x -x। तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू 2 पाई और सेकंड वैल्यू मिल जाता है 2 पाई -2x। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे t का वैल्यू जो हो रहा है वो आपको मिल रहा है 2 पाई, फिर आपको 4 पाई मिलेगा, फिर 6 पाई मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। तो लिस्ट पॉजिटिव यहाँ पे 2 पाई है। सो यहाँ पे कॉस का पीरियड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पीरियड होगा कॉस का वो भी 2 पाई आपको मिल गया। तो यहाँ से मिल गया है कि कॉस भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, पीरियड यहाँ पे इसका 2 पाई है। इसी तरीके से हम लोग tan का पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो tan का अगर आप पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो tan x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड आपको पाई मिल जाएगा। सिमिलर वे में आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें आप यहाँ पे cosec x का, तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड आपको 2 पाई मिल जाएगा। तो इसी टाइप से आप sec x का पीरियड निकाल सकते हैं जिसका इसका भी पीरियड आपको 2 पाई मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर cot x का पीरियड फाइंड करते हैं तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड पाई होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम मेथड फॉलो करना है। साथ में ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करना होता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अभी और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसका पीरियड आप लोग को फाइंड करना है। फाइंड पीरियड of the following functions if periodic।
इफ़ पीरियोडिक, फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ़ पीरियोडिक। चलिए कुछ फंक्शंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसका पीरियड फाइंड करना है। अगर फंक्शन पीरियोडिक होगा तब यहाँ पे y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, इसका पीरियड बताना है। सेकंड फंक्शन है y इक्वल टू रूट अंडर एक्स। थर्ड फंक्शन है और y इक्वल टू साइन रूट अंडर एक्स। एंड फोर्थ y इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल जा रहा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फिफ्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू आपको मिल जा रहा है यहाँ पे साइन 2x। तो इस टाइप के फंक्शंस हैं और इसका पीरियड फाइंड करना है अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, कॉस ऑफ x प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाता है कॉस एक्स स्क्वायर। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने से आपको मिलता है t प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए, यहाँ से t को हम लोग अगर फ्री फ्रॉम x फाइंड करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे t आपको फ्री फ्रॉम x मिलेगा। तो t यहाँ पे कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम x, देयरफॉर कह सकते हैं कि यहाँ पे f(x) इज़ नॉट पीरियोडिक। कहने का मीनिंग है कि cos एक्स स्क्वायर एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, यानी कि ये अपने पीरियड में रिपीट नहीं करेगा। इसका ग्राफ भी अगर देखिएगा तो ये अपने पीरियड में रिपीट नहीं करेगा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। चलिए अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन का बात करें तो क्या होगा, आपके पास f(x) इक्वल टू है रूट अंडर एक्स। एफ ऑफ टी प्लस एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों के इक्वेट करेंगे। पीरियोडिक अगर होगा तो इसको सॉल्व करना है, तो t प्लस एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स। अब यहाँ से t प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ से आपको t का वैल्यू मिल गया 0, जो कि फ्री फ्रॉम x नहीं है। तो सॉरी, फ्री फ्रॉम x तो है बट इट इज़ पॉजिटिव। ये आपका 0 है जो कि कैसा नंबर है, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है। तो लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर ही फंडामेंटल पीरियड होता है, सो इट इज़ नॉट पीरियोडिक। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि नॉट पीरियोडिक हो गया है आपका ये रूट अंडर एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा नॉट पीरियोडिक। यहाँ पे अब बात करें इस फंक्शन का, तो ये आपको पहले से पता है कि ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो इस फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट करेंगे अभी। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो फोर्थ नंबर फंक्शन है वो है f(x) इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से t प्लस एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ t प्लस एक्स माइनस टी प्लस एक्स। अभी देखिए फंक्शन पीरियोडिक तभी होता है जब ये दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है तभी फंक्शन पीरियोडिक होता है। अब सोचिए कि ये इसके इक्वल कब होगा, सोचिए कि कब होगा। फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि t और t को कैंसिल होना चाहिए। t तभी कैंसिल होगा जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आएगा। अब t ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर कब आएगा, जब t एक इंटीजर होगा, यानी ये पीरियोडिक तभी होगा जब t एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे t अगर इंटीजर है, इफ़ t बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, तब आपको f ऑफ t प्लस एक्स मिल जाएगा। t प्लस एक्स और यहाँ से माइनस t और यहाँ से माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए t से t कैंसिल हो गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इस तरीके से आपको f(x) के इक्वल मिल चुका है। इसका मीनिंग हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक पीरियोडिक फंक्शन है, बट इसका पीरियड क्या है, तो यहाँ से पीरियड देखिए t का वैल्यू पता है कि t आपका इंटीजर है। इंटीजर में हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब देखिए इसमें से सभी पीरियड नहीं हो सकता है क्योंकि पीरियड होता है लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर 1 है, सो इट्स पीरियड इज़ 1।
आपको यहाँ पे समझ लेना है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है उसका पीरियड क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे 1 है, सो इट्स पीरियड इज़ 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें अगर साइन 2x का, तो इसका पीरियड क्या होगा। अभी देखिए साइन 2x का पीरियड अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। fx इक्वल टू आपके पास है साइन 2x। अब देखिए हम लोग अगर फाइंड करें f ऑफ t प्लस एक्स तो क्या मिल जाएगा, साइन 2t प्लस एक्स। दोनों को इक्वेट कर लीजिए तो साइन 2t प्लस 2x इक्वल टू साइन 2x। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2t प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 2x। अभी यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, अगर n का वैल्यू 0 रखिएगा तो 2t प्लस 2x इक्वल टू मिलेगा आपका 0 और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 2x। यहाँ से t का वैल्यू मिल गया कितना, 0। अगर आप n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2t प्लस 2x इक्वल टू मिल जाता है पाई माइनस 2x। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि t का वैल्यू फ्री फ्रॉम x नहीं है, तो यहाँ से भी आपको t का वैल्यू नहीं मिल पा रहा है क्योंकि x से इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है। n का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने पे मिल जा रहा है 2 पाई और यहाँ माइनस प्लस 2x। ये देखिए कैंसिल हो जा रहा है और t का वैल्यू यहाँ से पाई मिल रहा है। तो पाई एक रियल नंबर है, पॉजिटिव भी है और लिस्ट भी है, सो इट्स पीरियड इज़ पाई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन 2x का पीरियड कितना है, पाई है, जबकि साइन x का पीरियड कितना था, 2 पाई था। तो बस पीरियड निकाल के साइन का पीरियड 2 पाई होता है, उसमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देने पे भी पीरियड मिल जाता है। तो ये हम लोग आगे अभी देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन में कि किस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करके बहुत ही फास्ट पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। अभी हम लोग क्लियर करेंगे कि पीरियोडिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका जो ग्राफ होगा उसके फंडामेंटल पीरियड में रिपीट करेगा, यानी फंक्शंस का ग्राफ उसके पीरियड में रिपीट करता है। तो ग्राफ ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन repeats in its period। किसी भी फंक्शंस का अगर फंक्शन पीरियोडिक है तब वो फंक्शंस का ग्राफ उसके पीरियड में रिपीट करेगा। आप देखिए इसको समझने का कोशिश करिए। यहाँ y अगर sin x पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका ग्राफ, इसका पीरियड कितना होता है, अभी मैं बताया था कि इसका पीरियड 2 पाई होता है। तो 2 पाई का जो इंटरवल होगा, इस इंटरवल में इसका ग्राफ रिपीट करेगा, यानी सेम ग्राफ बार बार बनते चला जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स। तो पीरियोडिसिटी से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी फंक्शन का पीरियड जानते हैं तो उससे आपको क्या होगा कि उसका ग्राफ जितना बड़ा इंटरवल दिया जाए उस इंटरवल में आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग 0 to 2 पाई में इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। साइन x का ग्राफ आपको इस तरह का होगा। यहाँ पे आपको पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, 4 पाई। अब देखिए ग्राफ साइन का ऐसा होता है। ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। 1 पीरियड में मैं ग्राफ बना दिया, 0 to 2 पाई में ग्राफ आप स्केच कर दिया।
अब देखिए जब 0 से 2 पाई में मैं इसका ग्राफ स्केच कर दिया, अब चूँकि ये पीरियोडिक है, 2 पाई पीरियड का इंटरवल में सेम ग्राफ रिपीट करेगा, तो सेम ग्राफ को इसके आगे भी आपको ड्रॉ कर देना। इसका मीनिंग रिपीटेड होता है। तो ये देखिए सेम ग्राफ जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तो यहाँ से भी अब ये इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, जैसे ये गया सेम इसी तरह से फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है। अब इसी ग्राफ को हम लोग लेफ़्ट साइड में भी इस तरह से स्केच कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से ग्राफ हमेशा बनते चला जाता है। तो ये आपका यहाँ -पाई हो गया, यहाँ -2 पाई हो गया, यहाँ -3 पाई हो गया, यहाँ -4 पाई हो गया और यहाँ पे +4 पाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी पीरियोडिक फंक्शंस का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। बस मेहनत कहाँ पे करना पड़ता है, बस 1 पीरियड में आपको ग्राफ स्केच करने में थोड़ा सा मेहनत करना है और उसके बाद उसी ग्राफ को बार बार रिपीट कर देना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था पीरियोडिक फंक्शन का। अगर सेकंड प्रॉपर्टी का बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका पीरियड क्या होगा। अगर फंक्शन कांस्टेंट है, f(x) इक्वल टू सपोज कीजिए c है, f(x) इक्वल टू कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तब इसका पीरियड क्या होगा। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन का अगर पीरियड बात करें तो यहाँ पे x को अगर चेंज भी करेंगे तो c तो चेंज नहीं होगा, यानी कि f(t + x) का भी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, c ही मिलेगा। इसका मीनिंग तो ये हुआ कि f(t + x) इक्वल टू आप लोगों को मिल जाता है f(x) इक्वल टू c, यानी कि ये हुआ कि ये फंक्शन पीरियोडिक तो है। अब पीरियोडिक है तो t का वैल्यू क्या होगा, t का किस वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है, तो फॉर ऑल t के लिए हो रहा है, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए भी है, लेकिन कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ऐसा, क्या 0.1 के लिए है, या फिर 0.2 के लिए है, या फिर 0.3 के लिए है, या फिर उससे भी छोटा 0.01 के लिए, या फिर इससे भी छोटा 0.001 के लिए। तो किसके लिए ये कहना मुश्किल है। यानी कि यहाँ पे ये फंक्शन पीरियोडिक तो है बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड। तो कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड, आपको लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि f(x) इक्वल टू c इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है, जबकि कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है, इफ़ f(x) इज़ पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड t, देन f(t) इक्वल टू आपको मिलेगा f(0) इक्वल टू आपको मिलेगा f(-t). ये आपका प्रॉपर्टी मिलेगा। आप अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई किस तरह से किया है इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो f(t + x) इक्वल टू f(x) होगा। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू -t। अगर आप पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है, f(-t) + t इज इक्वल टू f(-t). तो यहाँ से आपको मिल गया f(0), f(-t) मिला। अभी हम लोग इसी में क्या पुट करेंगे, t के x के जगह पे अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा f(t) इज इक्वल टू f(0).
इस तरीके से ये दोनों को अगर इक्वेट कर लें तो इससे आपको मिल जाता है एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और ये किस चीज़ का प्रॉपर्टी है? अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 का बात करें तो अगर आप लोगों को दिया जाए कि जीरो कैसा फंक्शन होगा, जीरो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा या नहीं, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो जीरो भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। सो इट इज़ पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड। एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, but its fundamental period is not defined। प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कहता है कि अगर एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड टी है, एफ एक्स कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है और अगर इसका पीरियड टी है, देन कह रहा है कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, और अगर यहाँ पे के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के टू इधर ऐड भी कर देते हैं। तो चलिए इस तरह का देख लेते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स, इसका पीरियड टी है, देन पीरियड ऑफ के वन एफ एक्स प्लस बी प्लस के टू, वेयर के वन के टू कॉन्स्टेंट है, ए एंड बी भी कॉन्स्टेंट है। देन पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज़, इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड होगा वो आपका क्या होगा? तो टी बाई मॉडुलस ऑफ ए हो जाता है। याद रखिएगा x का कोफिशिएंट से केवल डिवाइड कर देते हैं। और किस तरह से? तो x के कोफिशिएंट के एब्सोल्यूट वैल्यू से आपको डिवाइड कर देना है, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड मिल जाएगा। इसका प्रूफ भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रूफ देख लेते हैं इस फंक्शन का। यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग जी एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, जी एक्स इक्वल टू के वन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस के टू, ऐसा अज्यूम कर लिए। अज्यूम करने के बाद अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो आप क्या लिख सकते हो? तो लिख सकते हो कि जी ऑफ, इसके पहले हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि गिवन क्या, गिवन है कि ये फंक्शन एफ एक्स पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक है तो आप ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। चलिए ये आपका गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूँ। अब अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो अगर इसका पीरियड कितना अज्यूम कर लेता हूँ? टी डैश अज्यूम कर लेता हूँ। लेट टी डैश बी द पीरियड ऑफ जी एक्स, जी एक्स का पीरियड कितना अज्यूम कर लिया हूँ? टी डैश। तो आप लिख सकते हैं कि टी डैश प्लस एक्स, जी ऑफ टी डैश प्लस एक्स इक्वल टू जी एक्स। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। तो जी ऑफ टी डैश प्लस एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करिए, कितना मिलेगा? के वन एफ ऑफ ए टी डैश प्लस एक्स प्लस बी प्लस के टू इक्वल टू जी एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा? के वन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस के टू। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करिए, के वन भी कैंसिल हो गया है। तो आपको जो मिल रहा है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना मिल रहा है देख लीजिए। यहाँ से एफ ऑफ ए टी डैश प्लस बी प्लस ए एक्स और राइट साइड में एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी मिल जा रहा है। अभी देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट आपको ए एक्स प्लस बी और यहाँ भी क्या है? ए एक्स प्लस बी सेम है। तो उसको आप अगर टी एज्यूम कर लेते हैं या फिर उसको कैपिटल एक्स एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेंगे उसको? कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, देन क्या मिल जाता है? एफ ऑफ कैपिटल एक्स प्लस
ए टी डैश इक्वल टू आपको मिल जाता है एफ ऑफ कैपिटल एक्स। अब देखिए यहाँ से हम लोग को पता है कि एफ एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड टी है, बट यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि इसका पीरियड क्या है, ए टी डैश है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए टी डैश इक्वल टू आपको टी होना चाहिए। अब देखिए चूँकि यहाँ से लिख सकते हैं टी डैश इक्वल टू टी बाई ए। अब यहाँ से ये भी क्लियर है कि जो पीरियड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप मॉड लगा दीजिएगा ताकि ऑलवेज क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए टी डैश का वैल्यू। तो टी डैश का वैल्यू यहाँ से टी बाई ये आ चुका है, यानी टी डैश हम लोग क्या अज्यूम किए थे, जी फंक्शन का हम लोग पीरियड अज्यूम किए थे। तो इस तरीके से आप लोगों को जी फंक्शन का यानी कि k1 एफ ए एक्स प्लस बी प्लस k2 फंक्शन का पीरियड टी बाई मॉडुलस ऑफ ए मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस का प्रूफ भी कर लेते हैं, और ये आपको 12th के एग्ज़ाम में भी प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 12th के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अभी हम लोग मूव करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करिए। 6th नंबर प्रॉपर्टी अगर नोट करें तो इस टाइप का है, इफ़ एफ एक्स इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, अगर किसी फंक्शन एफ एक्स का पीरियड टी है, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के 1 बाई एफ एक्स प्लस माइनस के रूट अंडर एफ एक्स 1 बाय रूट अंडर एफ एक्स। और यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ रूट अंडर एफ एक्स प्लस माइनस के, या फिर रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, या के इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे k1 k2 कर लीजिए, और ऑल्सो पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड टी। तो ये सभी भी पीरियोडिक होगा और इसका फंडामेंटल पीरियड टी हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर बात कर लें यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और देखिएगा यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू द पावर 2n प्लस 1x कॉस टू द पावर 2n प्लस 1x सेक एक्स कॉसेक एक्स सेक टू द पावर 2n प्लस 1x कॉसेक टू द पावर 2n प्लस 1x, where n belongs to पॉजिटिव इंटीजर, where n belongs to नेचुरल नंबर कह सकते हैं, और ऑल्सो पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। कितना फंडामेंटल पीरियड होगा, तो ये सभी फंक्शंस पीरियोडिक हैं और ये सभी फंक्शंस के फंडामेंटल पीरियड कितना है, 2 पाई। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर बात कर ले हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, या फिर टैन एक्स का, या फिर कॉट एक्स का, या फिर सेक स्क्वायर एक्स का, या फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का, या फिर अगर हम लोग बात कर लें मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का, या फिर हम लोग बात कर लें मॉड ऑफ टैन एक्स का, मॉड ऑफ कॉट एक्स का, या हम लोग बात कर लें मॉड ऑफ सेक एक्स का, मॉड ऑफ कॉसेक एक्स का, या फिर बात कर लें हम लोग साइन टू द पावर 2n एक्स का, कॉस टू द पावर 2n एक्स का।
cos टू द पावर 2nx का या tan 2nx cot टू द पावर 2nx या यहाँ nx भी लिख सकते हैं, n x का sec टू द पावर 2nx cos sec टू द पावर 2nx। तो ये सभी फंक्शंस पीरियोडिक हैं और ऑल्सो पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड आपका यहाँ पे पाई हो जाता है। तो ये सभी फंक्शंस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टैन, मॉड कॉट, सेक, मॉड कॉस एक्स या साइन टू द पावर 2nx, और यहाँ पे n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये सभी फंक्शंस पीरियोडिक हैं, साथ में इसका फंडामेंटल पीरियड पाई है। 9th नंबर फंक्शन का बात करें तो जो फंक्शन पीरियोडिक होगा वो इस टाइप का है। आपका फंक्शन मिल जाता है साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड। सेकंड फंक्शन होगा आपका tan x प्लस कॉट एक्स। थर्ड फंक्शन होगा आपका, यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, और थर्ड फंक्शन है आपके पास साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx, और यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1 के लिए, और n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी n ग्रेटर देन 1 के लिए होना चाहिए, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो वैसे केस में साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक एक्स का मॉड प्लस कॉसेक एक्स का मॉड, और यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं सेक पे पावर 2nx प्लस कॉसेक टू द पावर 2nx, और इस तरह से भी tan पे पावर 2nx प्लस कॉट पे पावर 2nx, और पीरियोडिक फंक्शंस विथ फंडामेंटल पीरियड पाई बाय 2। तो ये सभी फंक्शंस हैं जिसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हम लोग देखें जिसका फंडामेंटल पीरियड आपका 2 पाई था, कुछ फंक्शंस देखें जिसका फंडामेंटल पीरियड पाई था, और कुछ फंक्शंस देखें जिसका फंडामेंटल पीरियड पाई बाय 2 था। तो ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखते ही हम लोग उसका रिज़ल्ट लिख देंगे कि इसका पीरियड कितना। प्रॉपर्टी नंबर 10, इफ़ f(x) is a periodic function with period t, then period of g of f(x) is also t, then period of g of f(x) यानी कंपोजिट फंक्शन का भी पीरियड आपका t होगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये हो सकता है कि t आपका फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन पीरियड होगा ये श्योर है। तब ये फंडामेंटल है कि नहीं उसको आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ f(x) is a periodic function with period t, then period of g of f(x) is also t, but it may or may not be its fundamental period, its fundamental period। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपोजिट फंक्शन के लिए। अब देखिए इस टाइप का, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू आपको साइन ऑफ कॉस एक्स गिवन है, और इसका पीरियड फाइंड करना, तो इसका पीरियड कितना होना चाहिए, वही होना चाहिए जो कि कॉस एक्स का पीरियड होता है। तो कॉस एक्स का पीरियड आपका 2 पाई होता है। तो इस तरह से ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका पीरियड 2 पाई होगा। लेकिन क्या इससे छोटा वैल्यू पॉसिबल है जो कि इसका पीरियड हो सकता है? तो छोटा वैल्यू पाई पे इसको आप चेक कर सकते हैं। पाई पे चेक करने का मीनिंग है कि साइन ऑफ कॉस एक्स आपको ये मिला,
अब आप क्या करिए, ये आपका एफ एक्स हो गया। अब आप लोग क्या करिए, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स का वैल्यू फाइंड करिए कितना मिलता है। तो अगर फाइंड करते हैं तो मिल जाता है साइन कॉस पाई प्लस एक्स। ऐसा करने से साइन कॉस पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस पाई प्लस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका माइनस कॉस एक्स। और माइनस साइन थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यह माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स आ जाता है। तो इस तरह से ये आ जाता है किसके इक्वल, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। यानी यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है, प्लस एफ ऑफ एक्स नहीं आता है। इसका मीनिंग है कि पाई इसका पीरियड नहीं है, बट इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। तो इस तरीके से हम लोगों को कभी कभी चेक करना पड़ता है कि क्या इससे छोटा नंबर पीरियोडिक फंक्शन यानी पीरियोडिसिटी वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो अगर ये यहाँ पे आपका एफ एक्स आ जाता तो यहाँ पे पीरियड 2 पाई ना हो करके कितना हो जाता, पीरियड पाई हो जाता है। जैसे अनदर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, y इज इक्वल टू सपोज कीजिए यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस एक्स है, तो यहाँ पे इसका पीरियड क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे कॉस का पीरियड आपका कितना है, 2 पाई है। सो ओवरऑल फंक्शन का पीरियड 2 पाई होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस अगर पाई आप कैलकुलेट करते हैं तो कॉस ऑफ कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू मिल जाता है कॉस और यहाँ माइनस कॉस एक्स। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स आ जाता है जो कि किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया। सो इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई नहीं होकर के क्या होगा, इस फंक्शन का पीरियड जो होगा वो पाई होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पाई इसका पीरियड है, बट इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई है। तो ये ध्यान रखना होता है। हम लोग अगर किसी फंक्शन का पीरियड टी है तो कंपोजिट फंक्शन का भी पीरियड 2 होगा, बट 2 उसका फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है और फंडामेंटल पीरियड नहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको चेक करना है। और चेक कैसे करते हैं, तो डेफिनीशन से चेक करते हैं, और जो नंबर आपका पीरियड है उससे छोटा नंबर हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे 2 पाई किसी का पीरियड है तो उससे छोटा नंबर पाई रख करके चेक करिएगा यहाँ पे, या यहाँ पे पाई बाई 2 रख के चेक कर सकते थे, या पाई बाई 4 रख करके चेक कर सकते थे। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली मिस्टेक ये होता है कि लोग 2 पाई इसका आंसर टिक कर देता है, जबकि इसका आंसर आपको पाई होगा। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करिएगा आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 11 डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 11 होगा एलसीएम थ्योरी है। यहाँ पे एलसीएम थ्योरी ऑफ पीरियोडिसिटी, एलसीएम थ्योरी ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का एलसीएम थ्योरी क्या होता है ये समझना हम लोग को। इसमें कुछ इस टाइप का, अगर यहाँ पे फंक्शन सपोज कर लिए f1x है, इसका पीरियड t1 है। अनदर फंक्शन यहाँ पे f2x है, इसका पीरियड t2 है। थर्ड पीरियड है f3x, पीरियड है t3। इस टाइप से सपोज कर लीजिए nth पीरियड है, nth फंक्शन है जिसका पीरियड है tn। तो इस तरह से हम लोग n फंक्शंस अज्यूम किए हैं, और फर्स्ट फंक्शन का पीरियड t1, सेकंड फंक्शन का पीरियड t2, थर्ड फंक्शन का पीरियड t3 और nth फंक्शन का पीरियड tn। अभी सभी फंक्शन का अगर पीरियड मालूम है तो सभी के सम या डिफरेंस का पीरियड क्या होगा ये फाइंड करना। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का थ्योरी है कि अगर ये सभी का पीरियड मालूम है, देन अनदर फंक्शन gx कंसिडर कर लीजिए, जो कि क्या है f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस डॉट डॉट करके यहाँ पे आपके पास fnx है। तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो इस फंक्शन का पीरियड होगा एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ gx जो होगा वो क्या होगा, t1 t2 t3 tn का एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ t1
T2 T3 डॉट डॉट Tn, ये सभी का एलसीएम निकाल लीजिएगा, वही आपका इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। अगर एलसीएम डिफाइन नहीं होगा तो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। इफ़ एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, LCM is not defined, then function gx is not periodic। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे gx को पीरियोडिक होने के लिए क्या होना चाहिए? इम्पॉर्टेंट है कि T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn का LCM निकालना चाहिए, और अगर LCM होता है तो फंक्शन पीरियोडिक होता है, और इस पूरे फंक्शन का पीरियड LCM ही होता है। अब देखिए LCM कब कब डिफाइन होता है और कब कब डिफाइन नहीं होता है, तो याद रखिएगा LCM के बारे में मैं आप लोग को बता दूं। LCM अगर आप निकालते हैं टू रैशनल नंबर्स का तो LCM ऑलवेज डिफाइन होता है। LCM ऑफ टू रैशनल नंबर्स is always defined। सेकंड केस है कि अगर एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर है तो LCM कभी भी डिफाइन नहीं होता। LCM ऑफ वन रैशनल एंड वन इरेशनल नंबर is never defined। यानी रैशनल एंड इरेशनल नंबर का LCM कभी भी डिफाइन नहीं होगा। एग्जांपल के लिए 2 और √3 ले लीजिए, तो इसका LCM क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। LCM नॉट डिफाइंड। LCM के डेफिनेशन से ऐसा होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नाम है, तो ये जो LCM आना चाहिए वो दोनों का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप इसका LCM 2√3 रखते हैं तो इसको 2 से डिवाइड करने पे √3 आता है, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो LCM जो होना चाहिए वो अपने इंडिविजुअल नंबर्स का क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इस कारण से इसका LCM डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि ये LCM के डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा, अगर 2 इरेशनल नंबर्स होगा और इरेशनल पार्ट अगर सेम होगा, यानी 2 सिमिलर इरेशनल नंबर्स होंगे तो उसका LCM डिफाइन होगा, और 2 डिसिमिलर अगर इरेशनल नंबर्स होंगे तो उसका LCM नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, थर्ड नंबर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। LCM ऑफ 2 सिमिलर या लाइक 2 सिमिलर irrational numbers is defined, but LCM of 2 unlike लिखिए, unlike irrational number is not defined। यहाँ पे हम लोग सिमिलर की जगह पे लाइक लिख लेते हैं। तो LCM ऑफ 2 लाइक इरेशनल नंबर्स इज डिफाइंड एंड LCM ऑफ 2 अनलाइक इरेशनल नंबर्स इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है मीनिंग इसका, कि 2 लाइक रैशनल नंबर्स और अनलाइक रैशनल नंबर्स का क्या मीनिंग है। कुछ इस टाइप से 2√3 एंड 5√3 का LCM अगर निकालिएगा तो यहाँ पे LCM इसका डिफाइंड होगा, और LCM कितना हो जाएगा? तो LCM आपका हो जाएगा 10√3। बट अगर आप लिखते हैं √2 एंड √3 का LCM, तो LCM यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा। LCM क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। अगर LCM आप √6 लिखिएगा तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसको √2 से डिवाइड करने पे √3 मिलता है, जो कि एक इंटीजर नहीं होता है। अगर इसको आप √3 से भी डिवाइड करते हैं तो √6 बाय √3 अगर करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मिलता है आपको √2, जो कि एक इंटीजर नहीं है। जबकि LCM तभी डिफाइन होता जबकि ये इंटीजर होता।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे √2 एक इंटीजर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है, सो इट्स एलसीएम इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इस टाइप का ये दो अनलाइक इरेशनल नंबर्स है, अनलाइक इरेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइंड नहीं होता है। तो एलसीएम इज़ नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना है, एलसीएम इस तरह से डिफाइंड नहीं होता है। एलसीएम आप लोग को पता होना चाहिए a/b, और अगर c/d का अगर एलसीएम लिखते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम इसका होता है एलसीएम ऑफ a, c डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ b एंड d। इस तरह से आप रैशनल नंबर्स का आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? रैशनल नंबर जो कि फ्रैक्शंस के फॉर्म में यानी a/b के फॉर्म में होगा, वैसे रैशनल नंबर्स का अगर एलसीएम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सभी थ्योरी आप लोग को मालूम होना चाहिए, तभी आप एलसीएम थ्योरी से किसी फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आपको पीरियड फाइंड करना है। फाइंड पीरियड ऑफ sin xy3 प्लस tan 2xy5 प्लस cos x, इस फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट करना क्या होगा? चलिए इस फंक्शन को मैं f(x) अज्यूम कर लेता हूँ। तो f(x) का पीरियड फाइंड करना है। क्या होगा f(x) का पीरियड? यहाँ पे देख लीजिए, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना होता है? 2π। और यहाँ x का कोफिशिएंट 1/3 है, तो 1/3 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे tan का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो x का कोफिशिएंट है 2/5। cos का पीरियड कितना होता है? 2π होता है। तो ये कितना आ गया आपका? 6π, और ये आपका हो गया 5π/2, और ये 2π। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए एलसीएम कितना मिल गया। एलसीएम निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? 6π, 5π एंड 2π का एलसीएम और 1, 2, 1 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो 6π, 5π एंड 2π का एलसीएम क्या होगा? तो 6, 5 एंड 2 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो आपके को मिलेगा कितना? 30 मिल गया एलसीएम। तो 30π और एचसीएफ 1, 2, 1 का एचसीएफ 1 आ गया, तो यहाँ पे आपको मिला 30π। सो एलसीएम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एलसीएम जितना होता है उतना ही फंक्शन का पीरियड होता है। सो पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा आपका 30π। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एलसीएम थ्योरी से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आपको क्या होता है? 2 और मोर देन 2 फंक्शंस सम या डिफरेंस के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड पीरियड ऑफ sin 2x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये एक क्वेश्चन दिया गया और इसका आपको पीरियड फाइंड करने के लिए कहा गया कि इसका पीरियड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और ये एक साइन फंक्शन है जिसका पीरियड 2π होता है। तो 2π/2 कर दीजिएगा तो पीरियड इसका पाई मिल जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड भी आप लोगों को मालूम है 1 होता है। अब देखिए पाई और 1 का एलसीएम कितना होगा? तो पाई एक इरेशनल नंबर है, आप सभी को पता है, और 1 एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो अभी मैं आप लोग को थ्योरी बताया हूँ कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर का पीरियड डिफाइन नहीं होता है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइन नहीं होता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एलसीएम इज़ नॉट डिफाइंड। और जैसे ही एलसीएम डिफाइंड नहीं होता है वैसे ही फंक्शन क्या हो जाता है? नॉट पीरियोडिक हो जाता है। सो ये फंक्शन को अगर आप f(x) मानते हैं तो f(x) एक कैसा फंक्शन हो गया? नॉट पीरियोडिक फंक्शन हो गया। सो इट इज़ नॉट पीरियोडिक। लिख दीजिएगा यहाँ पे कि f एक कैसा फंक्शन है? नॉट पीरियोडिक फंक्शन। सो पीरियोडिक नहीं है, इसलिए इसका पीरियड भी नहीं मिलेगा आपको।
इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी हम लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और इस फंक्शन का पीरियड साथ में और भी कुछ है यहाँ पे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। इसका पीरियड फाइंड करना चाहते हैं कि इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा। चलिए, ये आपको पता है कि इस फंक्शन का पीरियड आपका कितना है, 1 है। अभी इस फंक्शन का क्या पीरियड होगा, तो इस फंक्शन को हम लोग अलग से समझते हैं कि क्या है और इसका पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पे इसको एच एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। तो एच एक्स इक्वल टू आपके पास है -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अभी देखिए, अगर इसको आप डिफाइन करते हैं तो मिलता है यहाँ पे 0 होगा तो -1 टू द पावर 0 फॉर 0 टू एक्स का वैल्यू 1 के लिए, फिर -1 टू द पावर 1 होगा फॉर 1 टू एक्स का वैल्यू 2 के लिए। फिर आप देख सकते हैं -1 पे पावर यहाँ पे 2 होगा फॉर 2 टू एक्स का वैल्यू 3 के लिए। फिर -1 टू द पावर 3 होगा फॉर 3 टू एक्स का वैल्यू 4 के लिए। तो ये देखिए आपका 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे है और फिर 1 यहाँ पे है, तो वैल्यू रिपीट कर रहा है। कितना इंटरवल में वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो देख सकते हैं 0 से 2 के बाद वैल्यू फिर से रिपीट कर दे रहा है। 0 के बाद कहाँ पे मिलता है वैल्यू से, 2 पे। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं कि ये फंक्शन भी पीरियोडिक है और इसका पीरियड 2 है। तो इस तरह से इस फंक्शन का पीरियड आपको मिला 2 और इस फंक्शन का पीरियड मिला 1। तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया बताइए, एलसीएम हो जाएगा 2। सो इस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम थ्योरी ऑफ पीरियोडिसिटी। तो एलसीएम थ्योरी ऑफ पीरियोडिसिटी के हेल्प से आप सम या डिफरेंस वाले फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी। फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। एलसीएम थ्योरी किस कंडीशन में फेल होता। तो एलसीएम थ्योरी जो फेल होने का मेन कंडीशन है वो ये है कि फंक्शन जहाँ पे इवन होता है या फंक्शंस जहाँ पे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है वहाँ पे एलसीएम थ्योरी फेल होता है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 2 फंक्शंस के लिए डिफ़ाइन किया जाता है। फेलियर्स जो होते हैं वो 2 फंक्शंस के केस में एलसीएम थ्योरी फेल होता है। तो फॉर 2 functions f(x) and g(x), LCM theory fails if फेल्स होने का जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि f(x) and g(x) आर इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होने पे एलसीएम थ्योरी फेल होने का चांस होता है, बट 100% ये कहना कि फेल ही हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। बट ऐसे क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करिएगा तो उसमें चेक करना होगा कि कहीं एलसीएम थ्योरी फेल तो नहीं हो रहा है। अगर एलसीएम थ्योरी फेल होगा तो उसके लिए क्या करेंगे वो सभी अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है f(x) एंड g(x) आर complement of each other, complement of each other। अगर f(x) और g(x) एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तब एलसीएम थ्योरी फेल होने का चांस होता है। अब देखिए यहाँ पे जो फेल होता है वो किस कंडीशन में, दोनों का सम या डिफरेंस के केस में। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, लेट h(x) जो फंक्शन है वो आपके पास है f(x) प्लस g(x). तो यहाँ पे एलसीएम थ्योरी फेल हो जाएगा। कहने का मीनिंग है कि इसका f(x) का पीरियड सपोज करिए t1 है और g(x) का पीरियड कितना है, t2 है।
और यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना है, टी है, और टी है बट इसका पीरियड क्या है, बट इसका पीरियड जो है, बट पीरियड नॉट इक्वल टू टी है। लेकिन जब पीरियड हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो टी नहीं आया। पीरियड का क्या मीनिंग है, इसका फंडामेंटल पीरियड टी नहीं होता है। पीरियड तो टी होता है बट इसका फंडामेंटल पीरियड टी नहीं होता है, यानी कि फंडामेंटल पीरियड को ही हम लोग पीरियड कहते हैं। सो इट्स पीरियड इज़ नॉट टी। तो अगर टी नहीं होता है तो क्या होता है ये समझिएगा। अब होता है क्या है कि लेट, ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक टी डैश नंबर है जो कि टी से छोटा है और पॉजिटिव नंबर है। कैसा है, पॉजिटिव नंबर है और टी से छोटा एक नंबर टी डैश है। किस तरह से, सच दैट एफ ऑफ टी डैश प्लस एक्स इक्वल टू जी एक्स है एंड जी ऑफ टी डैश प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। अगर टी डैश एक नंबर है जो कि टी से छोटा है, साथ में टी डैश, अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन पीरियड ऑफ द फंक्शन किस फंक्शन, एच एक्स फंक्शन, यानी जो दोनों का सम है उसका सम या डिफरेंस यहाँ पे आप रख सकते हैं। देन पीरियड ऑफ द फंक्शन एच एक्स इज़ टी डैश नॉट टी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये है फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी। मैं फिर से आप लोगों को एक बार डिस्कस कर दूं। अगर टू फंक्शन है और दोनों का पीरियड गिवन है, एक का पीरियड t1 है, दूसरे का पीरियड t2 है, यानी दोनों फंक्शन f एंड g दोनों सेपरेटली पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों का पीरियड भी गिवन है, दोनों का पीरियड का एलसीएम t होता है, बट इसका पीरियड t नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे एक छोटा नंबर t डैश है जो किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, टी डैश प्लस एक्स रखने पे जी एक्स आता है और जी ऑफ टी डैश प्लस एक्स रखने पे एफ एक्स मिल जाता है। इस तरह के फार्मूला को, यानी इस तरह के कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कहलाता है। जैसे साइन एक्स का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका कॉस एक्स हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन होता और यहाँ पे पाई बाई 2 रखते तो यहाँ कॉस एक्स मिल जाता, और अगर ये कॉस होता और यहाँ पाई बाई 2 रखते तो यहाँ साइन एक्स आ जाता। तो ऐसे फंक्शंस यानी साइन और कॉस एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। वैसे केस में एलसीएम थ्योरी फेल होता है, और जब फेल होगा तो उस केस में क्या होगा, जो आपका पीरियड होना चाहिए उससे छोटा नंबर उसका पीरियड होगा। तो ये था आपका फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस है जो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है कि फंक्शन आपको गिवन है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। अगर इसका पीरियड फाइंड करें तो यहाँ से इसका पीरियड आपका पाई और इसका भी पीरियड पाई होता है। एलसीएम कैलकुलेट करें तब भी पाई, बट पीरियड निकालें तो क्या हो जाता है, बट पीरियड क्या हो जाता है, पीरियड निकालते हैं तो हम लोग का पाई नहीं होता है, क्या हो जाता है, पीरियड पाई बाई 2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे पीरियड कैलकुलेट किया तो पाई बाई 2 हो गया, जबकि होना कितना चाहिए था, पाई होना चाहिए था, लेकिन पाई पीरियड नहीं आया, पीरियड कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। क्यों, अब देखिए इस तरह समझिए, यहाँ पे आपके पास साइन एक्स का मॉडुलस है। अब इसी में आप पुट कर देते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो क्या आ जाता है, देखिए साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है कॉस एक्स का मॉडुलस, और उसी तरह से कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स कर लेते हैं तो आ जाता है साइन एक्स का मॉडुलस। तो इस तरह से देखिए उस जो फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी है उस कंडीशन को यहाँ पे पाई बाई 2 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस फंक्शन का पीरियड पाई होना चाहिए था बट पाई नहीं होगा, क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। तो अब ये कैसे मैं सोचा कि पाई के जस्ट बाद पाई बाई 2 होगा, तो ध्यान रखिएगा जिसका पीरियड 2 पाई होना चाहिए उसका 2 पाई नहीं होकर के उससे कम नंबर होता है, उससे छोटा नंबर होता है।
छोटा नंबर का मीनिंग है कि 2 पाई से छोटा आपका हो सकता है पाई, 3 पाई बाय 2 भी हो सकता है, पाई हो सकता है, पाई बाय 2 हो सकता है, पाई बाय 4 हो सकता है। तो ये सभी नंबर पे आपको चेक करना पड़ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस से भी सॉल्व होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में आपको समझना होता है कि इससे छोटा कौन सा नंबर है जो कि इस कंडीशन यानी कम्प्लीमेंट वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का पीरियड पाई होना चाहिए था, तो पाई से छोटा नंबर पाई बाय 2 पे ट्राई किया और देखा कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो पाई बाय 2 इसका पीरियड होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस आपको इसी पे मिलेगा, इस टाइप से मिल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा बताइए आप लोग। अगर सोचिए तो साइन स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, कॉस स्क्वायर का पीरियड होता है पाई। अगर एलसीएम का बात करें तो एलसीएम होगा पाई, बट ये दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। तो लग रहा है कि इसका पीरियड क्या होना चाहिए, लग रहा है ऐसा कि इसका पीरियड पाई बाय 2 होना चाहिए, बट पाई बाय 2 भी यहाँ पे सही नहीं है, पाई बाय 2 भी गलत है। पाई बाय 2 जब गलत हो गया तो रियल में इसका पीरियड क्या होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा +1, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, बट उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं किया जा सकता। सो ये कह सकते हैं कि इट्स फंडामेंटल पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड, इट्स फंडामेंटल पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड, इट्स फंडामेंटल पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इसी पे। ऐसा है आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू tan ऑफ एक्स का मॉड प्लस कॉट ऑफ एक्स का मॉड। तो यहाँ पे इसका पीरियड क्या होता है पाई और इसका भी पीरियड क्या होता है पाई। दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पाई होगा, बट यहाँ पे पीरियड क्या होगा, इससे छोटा नंबर जो कि कम्प्लीमेंट्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी पाई बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका पीरियड सेम इसी फार्मूला से सेक एक्स मॉड प्लस कॉसेक एक्स का मॉड का निकाल सकते हैं। इसका पीरियड पाई, इसका भी पीरियड पाई, दोनों का एलसीएम कितना पाई, बट यहाँ पे पीरियड निकालिएगा तो पीरियड आपको मिलेगा पाई बाय 2। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में अगर मिलते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप पीरियड निकाल सकते हो। एलसीएम थ्योरी का ये फेलियर है, फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और भी क्वेश्चंस हम लोग इस पे कर सकते हैं 2-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स ले लेता हूँ यहाँ पे। इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए साइन का पीरियड हो गया आपका 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई, एलसीएम के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 2 पाई, पीरियड होना चाहिए 2 पाई, एलसीएम इसका आ गया 2 पाई, सो इट्स पीरियड भी होना चाहिए 2 पाई। बट यहाँ पे देखिएगा तो इसका पीरियड 2 पाई नहीं होगा। तो 2 पाई नहीं होगा तो कितना होगा, क्या पाई होगा या पाई बाय 2 होगा। चलिए अभी चेक करते हैं हम लोग। एफ ऑफ जस्ट पाई पे चेक कर लेता हूँ। कॉस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स प्लस साइन, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स। ठीक है, इस टाइप से चेक कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है देखिए, कॉस ऑफ यहाँ पे आपको साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है माइनस माइनस प्लस कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ साइन एक्स। बट यहाँ पे अगर माइनस साइन थीटा की बात करें तो माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, यानी कि पाई इसका पीरियड नहीं होगा।
पाई पीरियड नहीं होगा तो देखते हैं कि पाई जब पीरियड नहीं हो रहा है तो क्या पाई बाय 2 इसका पीरियड हो सकता है या नहीं। तो पाई बाय 2 पे ज़रा चेक करके देखिए, पाई बाय 2 रखते हैं तो कॉस ऑफ साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ऑफ कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये फंडामेंटल तरीका है जो कि पीरियड निकालने का तरीका है, आप पीरियोडिसिटी चेक करने का तरीका। तो यहाँ पे कॉस और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, आपका आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री प्लस एक्स होता है कॉस एक्स। सो इट इज़ कॉस एक्स प्लस हियर क्या हो जाएगा बताइए, साइन कॉस 90 प्लस एक्स आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ साइन एक्स, और ये आ जाएगा माइनस बार। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ भी आपको नॉट इक्वल टू एफ एक्स है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे फंक्शन का पीरियड क्या आ रहा है, पाई नहीं हो रहा है, पाई बाय 2 भी नहीं हो रहा है, यानी इसका पीरियड 2 पाई ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी नहीं हो रहा है, यहाँ पे एलसीएम थ्योरी फेल नहीं हो रहा है। तो चेक करना पड़ता है कि क्या एलसीएम थ्योरी फेल होता है या नहीं, बट यहाँ पे एलसीएम थ्योरी फेल नहीं हो रहा है। जितना एलसीएम आ रहा है उतना ही इस फंक्शन का पीरियड भी आ रहा है, इसका पीरियड 2 पाई ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस का बात करते हैं। आपके पास अगर फंक्शन दे दिया जाए साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस यहाँ पे आपके पास है कॉस स्क्वायर साइन एक्स। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और इसका पीरियड फाइंड करना हो, या यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस एक्स ले लीजिए, अभी इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है, क्या इसमें एलसीएम थ्योरी फेल होता है या नहीं होता है, इसको आप लोग चेक कीजिए और बताइए कि क्या इसका पीरियड होगा। अब देखिए, इसको अगर हम लोग सोचें तो इसका पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई, लेकिन स्क्वायर होने के कारण इसका पीरियड पाई, और यहाँ भी इसका भी पीरियड पाई। सो एलसीएम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर कंपोजिट वाले से अगर आप सोल्व करते हैं तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई। एलसीएम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका पीरियड होना चाहिए, एलसीएम आ जाता है 2 पाई, सो इस पीरियड होना चाहिए था 2 पाई। बट क्या इसका पीरियड 2 पाई है या उससे छोटा नंबर पाई है। तो अगर हम लोग बात करें पाई प्लस एक्स लिख करके देखते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन रिपीट करता है या नहीं। तो साइन स्क्वायर साइन पाई प्लस एक्स कॉस स्क्वायर कॉस पाई प्लस एक्स, यहाँ पे देखिए स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे चेंज नहीं होगा, साइन एक्स ही रह जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वायर होने के कारण माइनस बाहर आकर के भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस यहाँ पे आपका आ जा रहा है कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। सो हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन यहाँ पे रिपीट कर जा रहा है, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू हो जा रहा है एफ एक्स। सो इट्स पीरियड आ रहा है कितना, पाई आ रहा है। तो एलसीएम के अकॉर्डिंग लग रहा था कि पीरियड 2 पाई होना चाहिए, बट यहाँ पे पीरियड 2 पाई ना हो करके कितना होगा, पाई होगा। सो इट्स पीरियड इज़ पाई। तो इस तरीके से हम लोग फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी कब होता है, जब फंक्शन इवन होते हैं। यहाँ पे इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शंस में क्या होता है, एलसीएम थ्योरी फेल होने का चांस रहता है। आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि फेल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिए जाते हैं और यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस रहता है। अगर आप 2 पाई यहाँ पे पीरियड टिक कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे पीरियड आपको पाई टिक करना। एलसीएम थ्योरी का अगर हम लोग डिस्कशन करें तो एलसीएम थ्योरी केवल प्लस या माइनस में हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, वो आपको मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस में भी और वैसे फंक्शंस जो कि डिवीज़न के फॉर्म में रहते हैं वैसे फंक्शंस में भी हम लोग एलसीएम थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। तो एलसीएम थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम थ्योरी का डिस्कशन करें
तो f1 एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t1 है, f2 अनदर फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, t2 है। तो f1 f2 दोनों अगर पीरियोडिक फंक्शन है और अगर हम लोग पीरियड फाइंड करना चाहें f1x इंटू f2x का, तो इस पूरे फंक्शन का भी पीरियड क्या होगा, इस फंक्शन का पीरियड होगा LCM ऑफ t1 एंड t2। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये हो सकता है कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं पीरियड f1x बाई f2x का, तो इसका भी पीरियड क्या होगा आपका, इसका भी पीरियड होगा LCM ऑफ t1 एंड t2। तो यहाँ पे ये दोनों जगह पे, बट ध्यान ये रखना होता है कि LCM जो होगा, यानी LCM सपोज कर लीजिए कि t है, तो t इस पूरे फंक्शंस का फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फंडामेंटल पीरियड के लिए जस्ट थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। किस तरह से चेक करेंगे, तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका hx है। अब क्या करिएगा, यहाँ पे h ऑफ t प्लस x इक्वल टू देख लीजिएगा कि hx आता है या नहीं। ये आ गया तो ठीक है कि t इसका पीरियड होगा। बट अगर ऐसा पॉसिबल है कि t डैश एक रियल नंबर है जो इस तरह से है कि t से छोटा है, साथ में क्या करता है, सच दैट आपको इस तरह से मिल जाता है h ऑफ t डैश प्लस x इक्वल टू hx मिल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में t जो पीरियड हो रहा था उसके जगह पे अब पीरियड क्या हो जाएगा, t डैश हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पीरियड t डैश हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको मैं क्लियर कर दूँ। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस x, कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस x। चलिए यहाँ पे इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, सो ओवरऑल पीरियड यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए था। बट यहाँ पे अगर पाई प्लस x भी कीजिएगा तो आपको इस तरह से मिल जाता है कॉस ऑफ पाई प्लस x, यानी कॉस स्क्वायर कॉस x मिल जाता है, यानी f(x) मिल जाता। तो जहाँ पे पीरियड 2 पाई होना चाहिए था वहाँ पे पीरियड क्या आ जा रहा है, पाई आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग को फंडामेंटल पीरियड चेक कर लेना होता है कि कहीं ना फंडामेंटल पीरियड जो 2 पाई हो रहा है वो 2 पाई रियल में इसका फंडामेंटल है कि उससे छोटा कोई नंबर भी इसका पीरियड हो सकता है। तो 2 पाई से छोटा एक नंबर यहाँ पे पाई था जो पीरियोडिसिटी वाले डेफिनेशन को फॉलो कर रहा था। सो इस तरीके से इस फंक्शन का पीरियड पाई हो गया। 2 पाई अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस का पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है, काफ़ी अच्छे से टिक करना होता है, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, जो आपका 4 मार्क्स पॉजिटिव आना चाहिए वो आपका -1 मार्क्स निगेटिव में चले जाइएगा। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करें अगर हम लोग, तो कुछ इस टाइप का प्रॉपर्टी है कि f(x) अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, यानी f(x) प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f(x) है, देन कह रहा है कि f ऑफ nt प्लस x भी क्या होगा, आपका f(x) होगा। तो ये पीरियोडिसिटी के लिए होता है। अगर a है तो a आपका होगा, जहाँ पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर या n इज़ अ नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या होगा, कहता है अगर f(x) एक फंक्शन है, इसका पीरियड t है, तो इसके डिफरेंशिएशन का पीरियड भी आपका t ही होगा। इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना होगा, t होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए आपके पास sin x है, इसका पीरियड क्या है आपका, इसका पीरियड 2 पाई होता है, आप लोग जानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो cos x, तो यहाँ पे cos x का भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। और आप लोग जानते भी हैं कि cos x का पीरियड 2 पाई होता है। तो इस तरह से अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो उसके डिफरेंशिएशन का भी पीरियड t होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर मूव करें हम लोग, तो अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी का डिस्कशन करें
तो हम लोग लगभग सारे प्रॉपर्टी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब इसमें किसी भी तरह का प्रॉपर्टी बच नहीं रहा है। तो अभी हम लोग इस पे प्रॉब्लम देख लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये है टोटल 14 to 15 आपके पास प्रॉपर्टीज़ मिला है, जो किस चीज़ का है, आपका पीरियोडिसिटी से और पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इस पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है हम लोग का, फाइंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इफ पीरियोडिक। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ आप लोग को। फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस इफ पीरियोडिक। फॉलोइंग फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है तब। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है sin 2πx प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो y इक्वल टू 2 to the power cos x। थर्ड क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे tan x/2 प्लस tan x/2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 2 to the power n का पीरियड फाइंड करना अगर पीरियोडिक है तो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। y इक्वल टू tan π/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का बात कर लें तो y इक्वल टू tan π/17 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन का बात करें तो y इक्वल टू tan π/ यहाँ पे 7 और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। इफ़ y इक्वल टू cos ax प्लस sin x इज़ पीरियोडिक देन फाइंड all possible values of a। तो a का all possible values फाइंड करना है। तो चलिए अभी ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर इस फंक्शन का पीरियड का बात करें तो 2π डिवाइडेड बाई आपको क्या मिलेगा, 2π यानी 1 पीरियड आपका मिल जा रहा है sin 2πx का। चलिए sin 2πx का पीरियड मिल गया है। साथ में इस पूरे फंक्शन का बात करें तो ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होगा, पीरियड आपको इसका मिल गया है 1। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया है, एलसीएम भी आप लोग का आ गया 1। अब एलसीएम 1 आ गया सो इट्स पीरियड इज़ 1, यानी पूरे फंक्शन का पीरियड आपको मिल गया 1 होगा। यहाँ पे एक कंपोजिट फंक्शन है 2 to the power cos x। cos x का पीरियड 2π है सो इट्स पीरियड इज़ 2π। अभी हम लोग बात कर लें इस फंक्शन का तो ये एलसीएम थ्योरी से बनेगा। इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड π/2 यानी 2π, इसका हो गया 2 का स्क्वायर पाई और यहाँ पे आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 1/2 to the power n यानी 2 to the power n पाई। सभी का एलसीएम फाइंड कर लीजिए तो पीरियड कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा पाई 2π 2 स्क्वायर पाई 2 to the power n पाई। तो इस तरह से आपका एलसीएम 2 to the power n पाई। सो इट्स पीरियड कितना आ गया, 2 to the power n पाई मिल गया। अभी बात कर लेते हैं, चलिए सेवन्थ नंबर क्वेश्चंस का बात कर लें तो इसका पीरियड हो जाएगा 2π/a का मॉडुलस और इसका पीरियड आपका हो जाएगा 2π। अब देखिए इसका एलसीएम डिफाइंड होगा तभी ये फंक्शन पीरियोडिक होगा। तो सोचिए कि एलसीएम कब डिफाइंड होगा, एलसीएम डिफाइंड तभी होगा जब ये देखिए 2π रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। 2π इरेशनल नंबर है, यहाँ पे a है और यहाँ 1 है तो 1 एक रैशनल नंबर है तो a को भी रैशनल होना चाहिए। अगर a
इरेशनल होगा तो क्या होगा कि ए का और 1 का एचसीएफ डिफाइन नहीं होगा। सो एचसीएफ डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए को भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम डिफाइंड तभी होगा एलसीएम डिफाइंड देन ए मस्ट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ए मस्ट बी अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो याद रखिएगा ए यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, और अगर ए एक रैशनल नंबर होता है तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शन होने के बाद अगर इसका पीरियड का बात कर ले तो पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शन होगा और पीरियड इस केस में आपका 2 पाई मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस फंक्शंस को पीरियोडिक होने के लिए ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए का वैल्यू होगा एनी रैशनल नंबर। चलिए अब ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो यहाँ पे फंक्शन आपके पास है tan π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। चलिए ये फंक्शन है और इसका पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फंडामेंटल तरीके से आएंगे। यहाँ पे f(t + x) tan π/2 t + x। पीरियोडिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों को सेम होना चाहिए। सेम तभी होगा जब t बाहर आएगा और t, पहले तो t को बाहर आना है तो क्या करेंगे हम लोग, t मस्ट बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा, tan π/2 इंटीजर है तो बाहर हो गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर से, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया है। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऐसा अभी हम लोग को मिल चुका है। अब देखिए t इंटीजर है और t इंटीजर है और t पीरियड भी है, तो पीरियड तो पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या हो सकता है बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो π/2 करने पे ये वापस रिटर्न नहीं होता है। लेकिन t का वैल्यू जैसे ही 2 सेलेक्ट करते हैं तो ये 2 2 कैंसिल हो जाता है, tan π + थीटा फिर से क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। तो अगर t का वैल्यू 2 रख लेते हैं देन क्या हो जाता है, देन f(t + x) इक्वल टू हो जाता है π/, यहाँ पे आ जाता है 2 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ आ जाता है tan π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जो कि f(x) के इक्वल आ जाता है। कब, जब t का वैल्यू आप यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं। सो इस तरह से कह सकते हैं कि इट्स पीरियड इज़ 2। सेम यहाँ पे सेम फंक्शन आएगा, यानी कि सेम कंडीशन 4 पे भी सेटिस्फाई होगा, 6 पे भी होगा और 2 पे भी हो रहा है। लेकिन ये सभी में सबसे छोटा 2 है, इसलिए इसका पीरियड 2 होगा, क्योंकि लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर ही पीरियड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस का बात करें 5 नंबर, तो y = tan π/17 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व किए हैं, इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा, 17 होगा। तो इस तरह से, और लास्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर बच रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, tan π/2 और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या π/7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रखते हैं। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन में आप जानते हैं कि इस फंक्शन का जितना पीरियड होगा उतना ही ओवरऑल फंक्शन का पीरियड होगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, इसीलिए इस पूरे फंक्शन का भी पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन का भी पीरियड फाइंड कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों का आज का ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा से समझ में आया होगा और सब कुछ आप लोग समझे हैं। पीरियोडिक फंक्शंस मैंने कंप्लीट किया, काफ़ी
डिटेल में मैं आप लोग को पीरियोडिक फंक्शन बताया, पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर किया, फिर आपको उसका प्रॉपर्टी, पीरियोडिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज़ क्लियर किया, हाउ टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस का ग्राफ अपने पीरियड में रिपीट करता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं। और उसके बाद क्या एलसीएम थ्योरी होता है, एलसीएम थ्योरी किस किस कंडीशंस में फेल होते हैं, एलसीएम को कैसे डिफाइन किया जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये सभी पॉइंट्स आज मैंने आप लोगों को क्लियर किया। तो आई होप कि आज मैंने बहुत सारा पॉइंट्स डिस्कस किया आप लोग के सामने। आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के साथ। तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।